स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 332 हासिल करने वाले हिरेन बैरौड जी। वेलकम सर टू स्टडी IQ और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू दिव्यांशी। मैं सर के बारे में बता दूं तो ही इज करंटली वर्किंग एज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर फ्रॉम CSE 2019 और इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड है। He was also into RBI, then he was also deputy collector in Gujarat, then ICLS, and now I think जो final destination था, final dream था IAS बनने का, वो अब पूरा होने वाला है। तो सर जब इतनी राइड, एक कांस्टेंट राइड, एवोल्यूशनरी राइड मैं कहूंगी, जब एक एंड पे आती है तो हाउ इज द फीलिंग? एक रोलर कोस्टर राइड ही था कहो तो, because the journey has been for almost 6-8 years almost, and when it has fructified now, so the satisfaction is something which cannot be described in words. It can be felt only after you have gone through all these years of hard work, and when you get the fruits of it, fruits of your labor, the joy is immense. So although you were clearing a lot of examination और आपने भी कहा इसे roller coaster ride है, but you're always into the phase of examination, clearing examination, but हमेशा एक एग्जामिनेशन के फेज में रहना कि फिर अब इस साइकिल में जाना है, अब इस एग्जामिनेशन साइकिल में जाना है। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर माइंडसेट फॉर इट? बिकॉज 6-7 साल इज अ बिग टाइम व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर एन एग्जामिनेशन। राइट। एक्चुअली इनिशियल प्लान ये था कि इनिशियल 2 या 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना यूपीएससी, सो दैट वाज द ओनली गोल। बट इनिशियली फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं हुआ, सो दैट वाज अ सेटबैक फॉर मी। सो आई डिसाइडेड टू take a break and give some other exam just to give a moral boost to myself and have a financial backup. That was the only plan. So I started preparing for banking exam and I cleared 4 banking exam at that point of time, 3 POs and 1 RBI assistant. And I chose RBI assistant because it would give me time to prepare for UPSC. So I chose clerical job over PO so that I can continue with my preparations. And once I got into RBI, I continued my preparation and then cleared GPSC and UPSC twice. So I think everything was very well strategized कि हमें क्या ऑप्ट करना है। एक मोरल बूस्टिंग के लिए भी जॉब जो ली वो भी इस तरीके से प्लानिंग के साथ ली कि कैसे आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करना। राइट। जो गोल था लॉन्ग टर्म वो फिक्स था, शॉर्ट टर्म गोल्स चेंज होते रहे इन बिटवीन। सो डेस्टिनेशन वाज फाइनल बट रोड मैप चेंज होता रहा, ऐसा कह सकते हैं। एंड आई थिंक यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जो गोल फाइनल होता है बट जो बीच के रास्ते हैं, अगर हम उसको बम्प्स भी बोलें तो किस तरीके से उसके हिसाब से आप चेंजेस करते हैं। एंड बट अल्टीमेट एम इज टू रीच द गोल और वो आज आप पहुंच चुके हैं। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपकी जर्नी से कि यू आर ऑलवेज गिविंग द एग्जामिनेशन, आप एक यू आर इन्वॉल्व इन वन और द अदर प्लेस एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। Right. मैं आपसे ऐसे ही एस्पिरेंट्स की बात करना चाहूंगी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बट दे हैव टेकन सम बैकअप जॉब्स और या फिर जो एकदम फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए अगर आप बात कर सकें कि साइमल्टेनियसली तैयारी कैसे करनी है एकदम बेसिक से यूपीएससी लेवल तक की। तो मिनिमम 2 इयर्स का मान के चले आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, देन यू थिंक ऑफ अ बैकअप प्लान। आप इमीडिएटली जॉब मत ले लीजिए वरना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो 1 और 2 इयर्स आप प्रिपरेशन के लिए दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप जॉब करोगे तो सिर्फ आपको रिवाइज करना रहेगा। एक बार आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, जो स्टैंडर्ड बुक से आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर जॉब के साथ भी प्रिपरेशन हो सकता है। मैंने वैसे ही किया था। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, तो टिल 2017 मैंने कोई जॉब नहीं लिया। आई कंप्लीटली डेडिकेटेड माई सेल्फ टू द प्रिपरेशन। तो वो 2 साल में मेरा जो फाउंडेशन बना वो अभी तक मुझे काम आया है। मुझे अब सिर्फ ब्रशअप करना पड़ता था, करंट अफेयर्स वगैरह, और रिवाइज करना पड़ता था थोड़ा बहुत, बस। तो आप फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन में है अभी, तो लास्ट ईयर या तो लास्ट सेकेंड ईयर में जब आप हो तो आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अब आपको चालू करना है यूपीएससी,
तो आपको करना होगा कि जो वीकेंड्स है उसका आप मैक्सिमम यूज करिए। आपका जो ऑफिस आवर्स है उसमें आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लीजिए, एक आध घंटा जो रिसेस वगैरह का कोई भी बीच में स्पेयर टाइम है तो कीप डिस्कसिंग थिंग्स विच आर इन न्यूज, उससे आपका ओपिनियन डेवलप होगा और इनडायरेक्टली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एंड रिलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिए आप, ताकि एग्जाम टाइम में इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर लीव्स एंड फॉर प्रिपरेशन। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड एट जॉब। सर आपने ये बताया कि बेसिक फाउंडेशन आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आप Right. पहले एनसीईआरटीज एंड यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक बुक। Right. कई बार ऐसा होता है कि पीपल थिंक कि बेसिक बुक्स कर लेंगे और दे डायरेक्टली जंप इनटू द स्टैंडर्ड बुक्स, और बहुत सारे आजकल मटेरियल भी अवेलेबल है तो उनको चीजें समझ में Right. आती भी हैं। तो Right. हाउ करेक्ट इज दिस थिंकिंग कि क्या वो स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं, टेकिंग हेल्प सब्सटैंशिएटिंग विद द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम इन द मार्केट टुडे? रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है आज दिव्यांशी, अगर आप देखो तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट प्रॉब्लम इज कि विच वन टू चूज। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स चलते आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह का बुक है, एनवायरमेंट के लिए शंकरा आईएएस है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, वही बुक आपको पढ़ना है। एंड वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट, ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आप वन सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ रहे हैं तो यू आर सिंपली कॉम्प्लिकेटिंग द होल प्रोसेस, क्योंकि रिवीजन में आप 3-4 बुक एक सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से, फिर आपको उसको नोट्स बनाना पड़ेगा 3-4 बुक्स का, जो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। एंड इट इज नॉट वर्थ इट, कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस करोगे आप तो उतना फायदा नहीं है आपको। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते रहिए ताकि आपको एक ट्रेंड पता चले कि लास्ट 3 या 5 साल में प्रीलिम्स जो है हर साल ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं तो एनसीईआरटी में बेसिकली आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी और इकोनॉमी में एनसीईआरटी उतना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो दैट यू कैन डू। बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और साइंस में। हिरेन, मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगी जो हमेशा एस्पिरेंट्स, फ्रेश एस्पिरेंट हो, उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर हेजिटेंट या रेजिस्टेंस हमेशा होता है। कहते तो हैं कि सिलेबस इज योर बाइबल, सिलेबस इज योर गाइडिंग लाइट, बट वो बहुत अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें लगता है एक बार सारी बेसिक बुक्स पढ़ लें फिर हम एग्जामिनेशन की डिमांड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस पे जाएंगे, कि उनको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए सिलेबस की। तो एग्जैक्टली ये जो क्रोनोलॉजी बननी चाहिए वो बन नहीं पाती है, तो अगर आप उसको बता सके कि सही समय क्या है, चाहे वो सिलेबस रेफर करने का हो चाहे वो पीवाईक्यूज का हो। देखो, प्रीलिम्स में क्या है, सिलेबस ओपन एंडेड है। जैसे कह दिया कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, अब इसमें कुछ भी आ सकता है, बहुत ओपन एंडेड है। मेंस में चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन की गई, जीएस 1 2 3 4 करके। तो प्रीलिम्स के लिए यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स ऑलवेज। ओके, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने आप पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के और कोई टेस्ट सीरीज आपने लिया है तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके पास जो लिमिटेड नॉलेज है उसका आप कितना ऑप्टिमम यूज करके आंसर्स पे अराइव कर सकते हैं। तो दैट विल कम बाय प्रैक्टिस। एज फार एज मेंस इज कंसर्न, मेंस के लिए बहुत ही कंसाइज सिलेबस है और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है, बट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न तो वो थोड़ा डाइसी गेम है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपकी स्ट्रेटेजी एवरी ईयर आपको अब चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी ईयर क्वेश्चंस डिफर कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 2021 में तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए थे जो लास्ट 5 साल में कभी नहीं पूछे गए थे, कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू था। बट इस साल देखोगे तो स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ऐसा है। सिलेबस की बात और मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी, सिलेबस एक्चुअली कैसे परसीव करना है। एंड राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ सिलेबस को समझें कि GS 1 में ज्योग्राफी इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर GS 3 के भी टॉपिक्स हैं। तो ये फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बोलने ही वाला था। देखिए, जब कभी भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मोनोटोनी आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 सब्जेक्ट को एक साथ में पढ़े आप, जिसका इंटरलिंकेज हो। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ में पढ़ो, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी जो है वो लिंक्ड है हमारा।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, ये एक चीज है। उसी तरह से जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो साथ में एनवायरनमेंट भी पढ़िए, क्योंकि जो जियोलॉजिकल चीजें हैं वो एनवायरनमेंट में आप स्टडी करते हैं, क्लाइमेट वगैरह, तो वो दोनों अगर आप साथ में पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो वो प्रीलिम्स का हो गया। वैसे मेंस में अगर आप आएंगे तो ऐसे और एथिक्स का प्रिपरेशन आप साथ में करिए, क्योंकि एथिक्स में जो आप पढ़ने वाले हैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट उस टाइप के ही ऐसे आते हैं आजकल। ठीक है, तो इस तरह से जितना लिंकेजेस डेवलप करेंगे आप, उतना आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव होगा और सिंप्लीफाई होगा। उसी तरह से GS1 और GS3 में लिंकेजेस हैं। कैसे हैं? तो जैसे आपने कहा ज्योग्राफी है, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है। फिर पेपर 1 और पेपर 2 में लिंकेज है। पेपर 1 में सोसाइटी है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस का टॉपिक है, तो वहां पे भी लिंकेज है। तो इस हिसाब से आपको थ्रू आउट द पेपर्स लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है इंटरलिंकिंग वाला वो आज डेवलप होगा, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से ही आएगी, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली द रूट कॉज जहां से चीजें शुरू हुई। लाइक दिस फॉर एवरी एस्पिरेंट यू हैव टू माइंड इट एंड स्टडी इन दिस वे। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, जैसे शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, इनिशियली मुझे भी ये सब नहीं पता था, बट 2-3 बार रिवाइज जब होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो खुद ब खुद इंटरलिंकेजेस डेवलप होंगे। सो थोड़ा पेशेंस भी जरूरी है यूपीएससी की जर्नी में, क्विट नहीं कर सकते आप इतना जल्दी। हिरेन, आगे चलती हूँ और बात करती हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग की। तो मैं ये फ्रेशर्स के लिए भी जानना चाहूंगी, और जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट्स ऑल्सो अपने आप में एक समंदर की तरह सिलेबस उसको भी माना जाता है। बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस इन न्यूज़पेपर आर नॉट वेरी डिफरेंट थिंग। आपको सब्सटैंशिएट करके ही स्टडीज है, एंड द बेस इज न्यूज़पेपर, जिसकी गाइडिंग लाइट एक सिलेबस है। चाहिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने पूछा है, बट हिरेन आप मुझे लगता है सिंप्लीफाइड वे में आप उसको बता सकेंगे। यस, देखिए न्यूज़पेपर विद इन एन आवर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि जो नॉन एसेंशियल चीजें उसको आप इग्नोर करते हैं, जैसे पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, पॉलिटिकल एडिटोरियल्स है, उसको कंप्लीटली आपको इग्नोर करना है। इट इज नॉट ऑफ यूज फॉर यू। वो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या काम का है? हमारे लिए काम का ये है इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एनवायरमेंट फ्रंट पे कुछ हो रहा है, साइंस में कोई नया इनोवेशन आया है, वो सारे डायमेंशंस को आपको ध्यान में रखना है। और एडिटोरियल की जहां तक बात है, तो वहां पे कोई फिलोसॉफिकल डिबेट हो रहा है या तो कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो आप GS 1 2 3 4 में कहीं यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर एक महीने तक आर्टिकल आते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर बहुत चला है, तो रोज फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब 1-2 महीने हो जाएंगे तो उसका पूरा समराइज्ड वे में सब आ जाएगा, तब पढ़ना है। अगर कोई चीज ऐसे जो डे बाय डे डेवलप होने वाली है तो उसको आपको ट्रैक बिल्कुल नहीं करना है। तो एक ट्रेंड आपको समझना है न्यूज़पेपर में, ना कि डे टू डे अपडेट्स चाहिए हर एक चीज की। तो ये आपका सेट ऑफ माइंड होना चाहिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और लोकल न्यूज को अवॉइड करिए, पॉलिटिकल न्यूज, बॉलीवुड न्यूज, ये सब चीजों को अवॉइड करिए। पेपर में सिर्फ 3-4 पेज है जो आपको पढ़ने हैं बस, तो वो उतना ही आपको देखना है। आपको सिलेबस पहले एक बार लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। मेंस का सिलेबस अगर आपके ध्यान में अच्छे से है तो यू विल बी एबल टू समहाउ arrive at what you should read and what you should not read. न्यूज़पेपर में नोट्स बनाना, रिवाइज करना, ये हमेशा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि इधर यू शुड मेक नोट्स और नॉट मेक नोट्स। इवन अगर आप 1 साल के न्यूज़पेपर का भी नोट्स बनाए तो इट बिकम्स दिस मच। तो हाउ करेक्ट और हाउ स्ट्रैटेजिकली करेक्ट इट इज टू मेक द नोट्स? पर्सनली मैंने कभी, मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने नहीं बनाया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बनाया था एवरनोट में, बट somehow I felt it was not necessary because जो मंथली मैगजीन्स आते हैं they are covering almost everything, and यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी जैसे कहते हैं ना कि डिट्टो क्वेश्चंस नहीं होते जो न्यूज़पेपर में होता है, उसको आपको कहीं ना कहीं चीजें को इम्प्लाई करके समझाना होता है। तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने के पीछे मकसद होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी थिंग्स, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। अगर वो आप अच्छे से समझते हो और मंथली मैगजीन रिवाइज करते हो टाइमली, तो यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो मंथली मैगजीन्स आते हैं वो भी नोट्स फॉर्म में ही देते हैं हर एक चीज को। तो डुप्लीकेशन आप जितना कम करोगे
उतना आपका जो जर्नी है वो इजी हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, बट नोट्स मेकिंग इज नॉट वेरी नेसेसरी। वो वो मेरा आपको मानना है, काफी लोग बनाते हैं बट आई पर्सनली डोंट प्रिफर। रेन, ये तो हमने जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फॉर द प्रोफेशनल्स, आप राइट, भी अपना जो अटेम्प्ट दिया था, यू वर इनटू द सर्विसेज, किस तरीके राइट, से वो अपना समय मैनेज कर सकते हैं इफ दे हैव अ लिटिल बेस क्लियर, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, दे हैव टू गो टू देयर जॉब आल्सो, और बेसिक राइट। बुक्स भी रिवाइज करनी है। तो हाउ शुड बी देयर प्लान, हाउ शुड बी देयर शेड्यूल? स्केड्यूल ऐसा रखे कि थोड़ा जल्दी उठ जाइए, सुबह में पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर वगैरह। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, टिल यू क्लियर, टिल यू गेट योर फाइनल सिलेक्शन। न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी डे इज मैंडेटरी, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप द हिंदू पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, कोई भी पढ़िए, तो दैट इज मैंडेटरी। सुबह आपका न्यूज़पेपर खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऑफिस टाइम में आपको बीच में कहीं ब्रेक मिल जाता है, कहीं स्पेयर टाइम है, तो यू कैरी योर बुक और योर पीडीएफ, और आप उसमें वैसे पढ़ लीजिए। ठीक है, शाम को आप, अगर आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आई थिंक 4 to 5 hours डेली इज मोर देन सफिशिएंट, ये मेरा मानना है। कि अगर आपने बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़े हैं, तो विद इन 4 5 hours डेडिकेटेड स्टडी यू कैन क्लियर यूपीएससी। So that much time I think everyone can spare. After 6 7, when you get back to your home, you can spare 2 3 hours in the night, and on the weekend you take 7 8 hours. That much you can do, and I think that is more than sufficient. अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर हो गया है, तो I don't think so job can be a big hurdle. हिरेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जामिनेशन का वो है एसे राइटिंग एंड Right. जीएस पेपर 4। मैं दोनों की Right. बात एक साथ करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो फॉर अ गुड एसे। और गुड एसे का मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी परसीव जो हम परसीव करना चाहते हैं, बट नॉट Right. नॉट व्हाट इट इज आस्क्ड इन द पेपर। तो इसमें Right. रेजोनेंस कैसे लेकर आए? पहले मैं आप इसके बारे में बात करते, फिर हम जीएस पेपर 4 की बात करेंगे। ऐसे में देखिए, ऐसे जो है पहले थीम समझना होगा आपको। ऐसे एक फिलोसॉफिकल ऐसे कंपलसरी आता है, एक सेक्शन जो है फिलोसॉफिकल ऐसे का कंपलसरी होता है। तो आपको आइडियाज अच्छे से डेवलप करने हैं और आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस करना ही आपको आना चाहिए, क्योंकि 125 मार्क ऐसे के आपके उसके ऊपर डिपेंड है कंपलसरी इन रिसेंट टाइम्स अगर हम देखें तो एक होते हैं फिलोसॉफिकल एसेज, दूसरे होते हैं सोशल, फिर होते हैं इकोनॉमिक, फिर होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेज। तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स, पॉलिटिकल एसेज भी आते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी, जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ पूछ लिया। तो डिफरेंट थीम्स है ऐसे के, हर एक थीम के ऊपर आपका मटेरियल तैयार होना चाहिए पहले तो। जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड अलग अलग आइडियाज को पढ़िए, डेमोक्रेसी के पॉजिटिव्स, और डेमोक्रेसी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, प्लेटो वगैरह ने क्रिटिसाइज किया डेमोक्रेसी को। तो वो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो आप एथिक्स जब पढ़ोगे, डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, तो उसमें भी काफी चीजें हेल्प करेगी आपको। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे और एथिक्स दोनों साथ में रखना है, क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज एथिक्स में से आपको अच्छे से लिख सकते हो आप। फिलोसॉफिकल ऐसे में ये है कि आप जब लिख रहे हो, क्योंकि एक ही थीम के ऊपर आपको 10 से 12 पेज लिखने हैं, तो जितने डायमेंशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे में, उतने आपको एक्सप्लोर करने हैं। कोई भी एक टॉपिक आ गया तो उसमें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या होगा, सोशल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है उसका, एनवायरमेंट से उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, वो आपको देखना है। तो वो एक मेथड होता है। दूसरा होता है टेम्पोरल स्केल, मतलब हिस्ट्री, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 एंगल में आप उसको एनालाइज करोगे। या तो फिर आप फिलोसॉफिकल डिबेट्स में जा सकते हैं फॉर एनी वन पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, आइडियलिज्म इज अ यूटोपिया, मटेरियलिज्म इज अ शिमेरा, ये एक टॉपिक था ऐसे का। तो उसमें आपको क्या करना है कि आइडियलिज्म की बात पहले करनी है कि आइडियलिज्म कैसे यूटोपिया है। अब आइडियलिज्म इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आइडियलिज्म इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आइडियलिज्म इन सोशल एस्पेक्ट, ये बता दिया आपने। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मटेरियलिज्म की बात करोगे, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म जो है वो किस तरह से गलत है, और फिर लास्ट में आप एक मिडल पाथ पे आ जाओगे। तो इस तरह से जितने आप डायमेंशंस एक्सप्लोर करोगे, एंड नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, जो टॉपिक है उसको ध्यान में रख के ही आपको एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लोर करते करते कोई और टॉपिक पे चले गए, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। तो टॉपिक से लिंक करते रहना है बार बार आपको पूरे ऐसे को। इफ यू कैन डू दैट, यू विल गेट बेस्ट मार्क्स।
ये तो हमने ऐसे की बात कर ली है, मैं जेएस पेपर 4 की बात करना चाहूंगी कि केस स्टडीज को किस तरीके से टैकल करना है। बिकॉज इट सेड कि यू कांट स्टडी द केस स्टडीज, बट आप जो भी नॉलेज, जो भी प्रिंसिपल्स आप प्रिपरेशन के दौरान अक्वायर करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट किस तरीके से करें, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द केस स्टडी। तो मैं चाहती हूँ सर, यू बीन ऑलरेडी इन टू द सर्विसेज ऑल्सो, तो आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टेल कि जेएस पेपर 4 को कैसे टैकल करना है। राइट, देखिए एक तरह से यूपीएससी हैज डन अ वेरी गुड ट्रिक फॉर एथिक्स, ऐसा मुझे लगता है कि उसको काफी लेंदी बना दिया है पेपर को, तो टाइम कंस्ट्रेंट रहता है और कम टाइम में आपको सब लिखना है। तो जब एकदम आप कह सकते हैं क्राइसिस लाइक सिचुएशन होता है, तो पर्सन का इनर मोस्ट कैरेक्टर बाहर आ जाता है। तो एथिक्स के पेपर में वही होता है कि पेपर लेंदी है, आपको कम टाइम में सारी चीजें लिखनी है, तो जो आपके दिलो दिमाग में छाया होगा वो निखर के बाहर आ जाएगा। और केस स्टडीज में हो सकता है, ठीक है। तो केस स्टडी जो है उसमें कुछ 10-12 थीम है जो जनरली पूछी जाती है। एक जेंडर इश्यूज पूछे जाते हैं, कभी कभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कभी कभी वर्क कल्चर से रिलेटेड, ऐसे 10-12 टॉपिक्स हैं। अगर आप देखोगे 4-5 साल में आपको पता चल जाएगा। तो वो टॉपिक्स के ऊपर आप अभी से आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करिए, और आपका जो ओपिनियन है वो प्रोग्रेसिव और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमेशा। इफ यू आर एन एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, यू कैन नॉट बी नेगेटिव पर्सन, बिकॉज आपको काफी लोगों की लाइफ आपके डिसीजन से टच होने वाली है। यू कैन अफेक्ट देम पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो दे वांट पॉजिटिव पीपल टू वर्क फॉर पीपल, ठीक है, एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। इतना बेसिक चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो केस स्टडीज कैन बी डन विथ प्रैक्टिस। और हाँ, केस स्टडीज में एक और चीज है कि जब आप केस स्टडी को आंसर करो तो सबसे पहले आपको बताना है कि इशू क्या है केस स्टडी में। दूसरा बताना है कि हु आर द पर्सन्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स जो अफेक्ट हो रहे हैं। फिर आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, 2-3 ऑप्शंस आपके पास क्या है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एंड फाइनली व्हाट विल यू चूज एंड व्हाई। ये आपका एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए एथिक्स के लिए केस स्टडीज में। और इफ पॉसिबल थिंकर्स और थियरीज को आप अटैच करिए। जैसे यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से ये आंसर आ सकता है, फिर डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर आप लोगे तो उससे ये सही हो सकता है। उस हिसाब से आप जितना स्टडी करोगे उसको रिलेट करते जाओ सिर्फ। सर ये तो रिटन पार्ट की बात कर ली, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू पे आना चाहूंगी। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? एंड आपने इससे पहले भी इंटरव्यू दे रखा है, तो दोनों का एक्सपीरियंस व्हेन यू कंबाइन एंड कंपेयर, तो आप क्या टिप्स देंगे सभी एस्पिरेंट्स को कि हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द यूपीएससी बोर्ड, और what exactly the board is looking for in a candidate, the officer like qualities which we code? राइट राइट। 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था, पीके जोशी सर का बोर्ड था, who is retired now. This time I gave my interview to Satyavati madam's board, and both boards are very cordial. 19 की बात करूँ तो 19 में मैं काफी घबरा के अंदर गया था, ठीक है। बोर्ड रूम में जब एंटर हुआ तो शुरुआत 5-7 मिनट में फंबल कर रहा था बार बार, बिकॉज एक हाउ क्रिएट कर दिया जाता है ना हमारे दिमाग में, एस्पिरेंट्स को डरा दिया जाता है पहले से कि यूपीएससी का इंटरव्यू। एंड आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूट्यूब में घूमते रहते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछते यूपीएससी में। दे आस्क वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस। तो जो यूट्यूब में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। अगर आपको चाहिए तो किसी टॉपर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो। तो 19 के इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैं एक प्रिजुडाइज के साथ गया था इंटरव्यू में कि वो लोग जैसे मुझे खा जाने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नो बोर्ड, नॉट इवन अ सिंगल बोर्ड इज लाइक दैट in present times. They want to interact with you. They are not asking any tough question. जैसे अगर आप कोई ऐसा एरिया में वो लोग जा रहे हैं जहाँ पे you are not comfortable, they are changing the area from where they are asking questions because they want to know your personality and not your knowledge. Your knowledge is already tested in prelims and means. तो आप किस तरह से बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कितना कन्विक्शन दिखाते हैं। कई बार वो लोग आपको आपके ओपिनियन पे क्वेश्चन करते हैं बार बार। वो देखना चाहते हैं कि आप कितना फर्म रहते हैं आपके ओपिनियन पे। तो अगर आप पूरी तरह से श्योर है कि जो मैं बोल रहा हूँ इट इज करेक्ट एंड इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको टस से मस नहीं होना है, ठीक है। तो काफी चीजें वो उस तरह से टेस्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस है, आप कितने हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी टेस्ट करते हैं आपकी, कि अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने करेक्ट किया तो वेदर यू आर एक्सेप्टिंग इट और नॉट। तो इस तरह की चीजें, ह्यूमन क्वालिटीज जो है दैट कैन मेक यू गुड ऑफिसर, वो लोग चेक करते हैं जनरली। और इंफॉर्मेशन नॉलेज
ठीक है, हर एक चीज सबको नहीं पता होता, दैट दे आल्सो नो। ओके, तो यू डोंट नीड टू बी फ्राइटेंड अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मुझे जो है डिफेंस रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे थे फैक्चुअल जो मुझे नहीं पता था, सो आई सिंपली सेड सॉरी सर, मैं उसके ऊपर ज्यादा पढ़ लूंगा क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं है, एंड दे स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दे आर नॉट देयर टू हरेस यू, दैट्स द थिंग। कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जो आप इस साल के इंटरव्यू से याद रखना चाहेंगे, समथिंग दैट यू थिंक दैट यू हैव टैकल्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ऐसा कुछ सिचुएशन टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सिचुएशन वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं पूछा था कोई, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस वगैरह इतना था कि उसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो मुझे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एनपीएस जो बैंक्स में है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें काफी काउंटर क्वेश्चंस आए थे मुझ पे, बट मेरे पास स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स का जो डेटा था वही मैंने कोट किया, एंड दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड एट द एंड, सो आई वाज हैप्पी विद दैट। Hiren, how study IQ has been part of your success story? आई बिलोंग टू गुजरात, जहाँ पे गाइडेंस की बहुत कमी है। अभी भी, अब तो थोड़ा हो गया है काफी स्पीकर वगैरह की वजह से, बट शुरुआत में नहीं था। तो यूट्यूब यूज्ड टू बी माय सेवियर मेनी टाइम्स। तो ओनली आईएएस है, स्टडी आईक्यू है, उसमें मैं कुछ कुछ जो रिसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल न्यूज में जो है वो मैं रेफर किया करता था, और उससे काफी इंसाइट्स मिल जाती थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि उसका हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्पफुल रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सो आज के टाइम में कोचिंग अगर आप नहीं लेते दैट इज फाइन, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं जिसको आप फुल यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हिरेन, जैसे हमने कहा कि हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए? पहले, लाइफ बहुत बड़ी है, एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ इट, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। आई गॉट टू नो दैट अ पर्सन कमिटेड सुसाइड आफ्टर नॉट क्लियरिंग, सो ऐसा कुछ मत करिए, आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है और किसी को होना हो, ये पहली चीज है। दूसरा है पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड फॉर लाइफ एंड फॉर एग्जाम बोथ। एंड यूपीएससी की जहां तक बात है तो अच्छे से पढ़िए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए। अगर नॉलेज आप गेन कर रहे हो then there is nothing that can stop you from clearing the exam. So read, revise, give exams and then re-revise, ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। एंड हैव अ बैकअप, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी इज क्वाइट ट्रिकी नाउअडेज, तो बेटर है कि आप ऑप्शन ले ली, बैकअप प्लान रखिए, ताकि देयर इज समथिंग दैट यू कैन फॉल बैक ऑन। दैट्स व्हाट आई कैन से। Very important कि आप goals बनाएं, but realistic goals बनाएं, and also Yes. understand that this is another examination. There are many ways in which you Right. can contribute, and Right. remember that you are precious, your life is precious, and no examination is Sure. above you. So yes, Yes. take care and prepare for the examination, but खुद का भी ख्याल रखें और अपने आसपास का भी ख्याल। Thank you, Hiren, and all the best for your journey ahead. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।